हेलो बच्चों, वेलकम टू द कोचिंग क्लासेस। जैसा कि हम पिछले वीडियो में इरोजन एंड डिपोजिशन पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो इसकी वजह से मुझे वीडियो बीच में ही बंद करना पड़ा था। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे देखो क्या हुआ था। द वर्क फॉर अदर टू एजेंट्स, दो एजेंट्स कौन थे? जैसे वेव्स थे और ग्राउंड वाटर। जैसे इसमें पांच एजेंट्स के बारे में हम बात कर रहे थे, तो हम वाटर इज नॉट कंट्रोल्ड बाई क्लाइमेट। ये जो वेव्स और वाटर, ये क्लाइमेट के द्वारा नहीं कंट्रोल होते हैं, ये किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं? जो एक तो होता है, जो वेव्स होते हैं वो क्या कहते हैं कि कोस्टल रीजन के द्वारा कंट्रोल होते हैं, कोस्टल रीजन के द्वारा। और दूसरा चीज क्या कहते हैं कि यानी कि कोस्टल रीजन में जहाँ पे दोनों हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर मिलते हैं वहां पे। और जो क्या कहते हैं कि जो बचा, जो क्या कहते हैं ग्राउंड वाटर होता है, वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है? जो ग्राउंड वाटर होता है वो लिथोलॉजिकल कैरेक्टर के कारण होता है। ठीक है, अब आगे अगर देखो जो रॉक्स हैं, इफ द रॉक्स आर परमिएबल। परमिएबल का मतलब होता है जिसमें से क्या कहते हैं कि पानी या कोई भी चीज पास हो जाएगा। एंड सॉल्यूबल, और रॉक तो क्या है? सॉल्यूबल है। हाँ, और एंड वाटर इज अवेलेबल ओनली देन कास्ट टोपोग्राफी डेवलप। कास्ट टोपोग्राफी का मतलब होता है जहाँ पे देखो, मैं बता रहा था कि कास्ट टोपोग्राफी क्या होता है। कास्ट टोपोग्राफी, जब मैं बात करता हूँ कास्ट टोपोग्राफी की, तो समझना, जब ये मैं बात करता हूँ चौक जो होता नहीं है, चौक, और क्या कहते हैं कि कास्ट टोपोग्राफी में चाक होता है। चौक तो कुछ बच्चे खाते भी हैं, बहुत उनको अच्छा लगता है चौक खाना। और जब बात करते हैं कि कास्ट टोपोग्राफी में इसको इसको चौक को कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। ये पत्थर ही होता है, जो चौक होता है वो पत्थर ही होता है। ठीक है, तो कास्ट टोपोग्राफी एक ऐसा मतलब कि ये ऐसा रॉक होता है जो सॉफ्ट रॉक होता है, जो सॉफ्ट रॉक होता है, जिसमें से बड़े आसानी से पानी वानी चले जाते हैं। ये सारी चीजें हैं। तो कभी कभी ऐसा देखे होगे कि कहीं कैसा ऐसा पहाड़ होता है जहाँ पे बीचों बीच में से क्या कहते हैं कि बहुत सारी चीजें क्या कहते हैं कि पास होती रहती है, मतलब कि। तो ये सारी चीजें हैं इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल सी। इनके बारे में हम बढ़िया से देखेंगे कि क्या कहानी है क्या नहीं। अब आगे आते हैं, डिपोजिशन क्या है? डिपोजिशन, तो कास्ट टोपोग्राफी का मतलब यही है, समझ लो कि कास्ट टोपोग्राफी का मतलब होता है एक ऐसे पहाड़ जिसमें से क्या कहते हैं कि समझ लो होल्स बन जाएंगे, ऐसे उसमें से पानी पास हो जाएगा। तो ऊपर तो पहाड़ रह जाते हैं, नीचे अंदर अंदर होल भी रह जाते हैं, ऐसे बहुत सारे आपने पहाड़ देख रखे होंगे। तो वो होता है कास्ट टोपोग्राफी। डिपोजिशन इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इरोजन। जो डिपोजिशन होता है वो इरोजन का रिजल्ट होता है, मतलब कॉन्सिक्वेंस होता है, मतलब कि उसकी वजह से। ठीक है, डिपोजिशन जो होगा वो इरोजन की वजह से होगा, क्योंकि पानी कहीं से मतलब कि कहीं से मिट्टी उठ करके जा रही है, तो कहीं ना कहीं तो जा करके जमा होगी ना। समझ आई नहीं? समझ में जब हवाएं जब चल रही है, अब हवाएं चलना शुरू हुई, हवाओं ने कहीं से धूल मिट्टी के कण उठाए, तो वो जब जहाँ पे हवाएं बंद फ्लो होना बंद हो जाएंगी, जहाँ पे विंड्स ब्लो होना बंद होगी, वहां पे क्या होगा? वहीं पे तो जा करके फाइनली वो क्या होगा? डिपोजिशन। तो द इरोजनल एजेंट्स लूज दियर वेलोसिटी। जब इरोजनल एजेंट्स अपनी वेलोसिटी खो देते हैं, एंड हेंस एनर्जी ऑन जेंटलर स्लोप, यानी कि एनर्जी जो होती है जहाँ पे स्लोप क्या कहते हैं कि स्टीपर के बजाय जेंटलर है, तो द मटेरियल्स कैरीड बाई देम स्टार्ट टू सेटल देमसेल्व्स। जब वो मटेरियल अपने आप को हाँ सेटल करना शुरू कर देते हैं, यानी कि वो मटेरियल्स रुकना शुरू कर देते हैं, तो उसे हम कह देते हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन का मतलब होता है हाँ, वर्क बाई एजेंट। ये किसी एजेंट का काम नहीं होता, डिपोजिशन किसी एजेंट का काम नहीं होता। द कोर्सर मटेरियल्स गेट डिपोजिटेड फर्स्ट। सबसे पहले कौन से मटेरियल होंगे? जो बड़े बड़े मटेरियल्स होंगे वो पहले जमा होंगे, जो बड़े बड़े मटेरियल्स होंगे वो पहले जमा होंगे, और जो फाइनल मटेरियल, जो छोटे छोटे मटेरियल्स होंगे वो बाद में जमा होंगे। ओके, बाई डिपोजिशन डिप्रेशन गेट फिल्ड अप। और डिपोजिशन की वजह से जो भी डिप्रेशन होंगे वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? जमा बंद हो जाते हैं, वो फिल हो जाते हैं। डिप्रेशन का मतलब गड्ढे वगैरह जो होंगे वो फिल हो जाएंगे। सेम इरोजनल एजेंट्स, चाहे वो रनिंग वाटर हो, चाहे ग्लेशियर्स हो, चाहे विंड वेव्स वाटर, एक्ट एज एन एग्रेडेशनल और डिपोजिशनल एजेंट्स। यानी कि जो इरोजनल एजेंट्स थे वही एग्रेडेशनल एजेंट्स भी होंगे। और एग्रेडेशन मैंने सबसे पहली वीडियो में ही आपको बता दिया था एग्रेडेशन क्या होता है। व्हाट हैपेंस टू द सरफेस ऑफ द अर्थ ड्यू टू इरोजन। और इरोजन और डिपोजिशन की वजह से जो भी चीजें होंगी, कैसे लैंड फॉर्म बनेंगे, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट चैप्टर भी हमारा है। हाँ, ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब हमें पढ़ना है सॉइल फॉर्मेशन, कि सॉइल कैसे बनता है कैसे नहीं बनता, अब ये समझना। यू सी प्लांट्स ग्रोइंग इन सॉइल्स। सॉइल्स में क्या होते हैं? प्लांट्स ग्रो होते हैं। यू प्ले इन द ग्राउंड
एंड कम इनटू द कांटेक्ट विद सॉइल, जब कोई ग्राउंड वगैरह में खेलता है तब भी वो साउंड के कहते हैं कि, हाँ, सॉइल में क्या कहते हैं कि वो हो जाता है। यू टच एंड फील सॉइल, सॉइल यू, हाँ, कहते हैं कि जब तुम क्या कहते हैं कि जब दौड़ते रहते हो खेलते रहते हो तो मिट्टी आ जाती है कपड़ों पर भी, तो यानी कि इसके बारे में तो ध्यान में रख लेना। सबसे पहला जब सॉइल को डिफाइन करोगे ना पेपर में, जब सॉइल को डिफाइन करोगे पेपर में, सर ने पूछ दिया डिफाइन सॉइल, आपको बताना है कि सॉइल इज अ dynamic medium in which many chemical, physical, हाँ, biological activities go on constantly। तो सॉइल एक डायनेमिक मीडियम है जिसमें केमिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल एक्टिविटी एक साथ चलती रहती है। तो बता देंगे सॉइल को, जैसा कि अब मैंने पूछा सॉइल के, सॉइल की बात करेंगे तो बता दो कि सॉइल जो है इज अ डायनेमिक मीडियम, एक ये डायनेमिक मीडियम है जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती रहती है, इन विच मेनी केमिकल, फिजिकल, केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ये चलती रहती हैं, ठीक है, गो ऑन कॉन्स्टेंटली। ये सब एक साथ चलती रहती हैं, इसे ही हमने बोल दिया सॉइल। ओके, इतना बात तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे, सॉइल इज अ रिजल्ट ऑफ डिके, इट इज ऑल्सो मीडियम फॉर ग्रोथ। तो देखो ये क्या होता है कि ये होता है रिजल्ट, सॉइल जो होता है वो सॉइल जब जब क्या कहते हैं कि डिके होता है, जब ड्रॉप्स का डिके होता है तब बनते हैं, तो इट इज रिजल्ट ऑफ डिके। ये तो खुद तो रिजल्ट है डिके का, बट तीसरा पॉइंट इसे मैं बता देता हूँ, इट इज अ मीडियम फॉर ग्रोथ। बढ़ने के लिए क्या कहता है कि मिट्टी ही काम आती है, इट इज मीडियम फॉर ग्रोथ। किसी को आगे बढ़ना होता है, किसी को आगे बढ़ना होता है तो मिट्टी ही काम आती है। ग्रोथ मतलब कि जैसे पेड़ पौधे भी होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, मिट्टी में ही तो उगते हैं। ओके, तो सॉइल इट इज अ चेंजिंग एंड डेवलपिंग बॉडी, ये क्या होता है, हमेशा चेंज होता रहता है और डेवलप होता रहता है। इट हैज मेनी कैरेक्टरिस्टिक दैट फ्लक्चुएट विद द सीजन्स, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सीजन के साथ साथ में चेंजेस होते रहते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक में चेंजेस होते रहते हैं सीजन के साथ में। इट मे बी, हाँ, अल्टरनेटिवली कोल्ड एंड वार्म और ड्राई और मॉइस्ट। सॉइल क्या हो सकता है, कोल्ड भी हो सकता है, वार्म भी हो सकता है। सॉइल क्या हो सकता है, सॉइल जो हो सकता है वो कोल्ड भी हो सकता है, वार्म भी हो सकता है, या ड्राई भी हो सकता है, या मॉइस्ट भी हो सकता है। वो कुछ भी कैसा भी हो सकता है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि मॉइस्ट, ड्राई, कुछ भी हो सकता है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज स्लोड और स्टॉप इफ सॉइल बिकम्स टू कोल्ड। अगर मान लो, अगर मान लो कि सॉइल टू कोल्ड है, मतलब कुछ ज्यादा ही ठंडे हैं, तब भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होगी। नो बायोलॉजिकल एक्टिविटी, या स्लो बायोलॉजिकल एक्टिविटी, स्लो बायोलॉजिकल एक्टिविटी, एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी फिर बहुत कम हो जाएगी। और अर्साइल जब टू वार्म होगी तब भी यही समस्या है, टू वार्म और टू कोल्ड होने में यही समस्या है, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, टू वार्म के बजाय यहाँ पे टू ड्राई, जब कुछ ज्यादा ही सूखी है, मतलब कि बारिश वारिश नहीं हो रही है तब, या कुछ ज्यादा ठंडी। ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीजेज व्हेन लीव्स फॉल और ग्रासेस डाई, जब लीव्स मैटर, जो जो मतलब कि जो लीव्स हो गई, जो पत्तियों से गिरती हैं, अगर वो जब सड़ती बढ़ती है तो उससे क्या कहते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाता है, उससे ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाता है। अब अगला,
सॉइल कैसे बनता है, अब हमें समझना है कि सॉइल का फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन देखते हैं। सॉइल फॉर्मेशन और पेडोजेनेसिस डिपेंड्स फर्स्ट ऑन वेदरिंग। ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, वेदरिंग। जो सॉइल फॉर्मेशन है, याद करो पेडोजेनेसिस, याद करो जब हमने पहला चैप्टर पढ़ा था तो वहां पे एक पढ़ा था पेडोलॉजी। पेडोलॉजी पढ़ा था। पेडोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ सॉइल। पेडोलॉजी का मतलब होता है सॉइल साइंस या स्टडी ऑफ साइंस। पहला चैप्टर में पढ़ा था हमने पेडोलॉजी। पेडोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ सॉइल, और इसी को बेस्ट बोल सकते हो सॉइल साइंस। ओके। जो एक पेडोलॉजिस्ट होगा वो क्या पढ़ेगा, वो पेडोलॉजिस्ट जो होता है वो सॉइल साइंटिस्ट होता है। जब पेडोलॉजिस्ट की बात करते हो तो वो क्या होता है, सॉइल साइंटिस्ट होता है। ये सब हमने पढ़ रखा था, पहले चैप्टर में पढ़ रखा था। ओके, तो अभी हम पढ़ रहे हैं कि सॉइल के फॉर्मेशन के, तो वही लिखा है सॉइल का फॉर्मेशन मतलब पेडोजेनेसिस। कल को मान लो पूछ लिया पेपर में डिफाइन पेडोजेनेसिस, तो ज्यादा वहां पे गेम में फंसना नहीं है। पेडोजेनेसिस का मतलब होता है, बता दो कि भैया सर, पेडोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। अब अगर मान लो एक नंबर में पूछा गया तो ये सारी बातें बता देंगे, लेकिन एक नंबर में अगर नहीं पूछा गया, ये तीन चार नंबर में पूछा गया तो ये पूरा स्टेप बताना पड़ेगा जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, इसको बताना पड़ेगा। तो देखो, पेडोजेनेसिस किसके ऊपर डिपेंड करता है, वेदरिंग के ऊपर। पेडोजेनेसिस किसके ऊपर डिपेंड करता है, वेदरिंग के ऊपर। तो सबसे पहले ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन वेदरिंग। किसके ऊपर डिपेंड करता है, वेदरिंग के ऊपर। ओके, ठीक है। अब दूसरा, इट इज द वेदरिंग मैंटल। वेदरिंग मैंटल का मतलब होता है डेप्थ ऑफ वेदरिंग, वेदर्ड मटेरियल। तो वेदरिंग मैंटल कितना ज्यादा, वेदरिंग मैंटल है जो बेसिक इनपुट होता है सॉइल के लिए। हाँ, तो बेसिक इनपुट सॉइल के लिए क्या होता है, इसमें इनपुट क्या होता है, द वेदरिंग मैंटल। वेदरिंग मैंटल का मतलब है कितना चीज डेप्थ, कितना, क्या कहते हैं कि इट इज द वेदरिंग मैंटल, कितना अमाउंट का, क्या कहते हैं कि वेदरिंग हुआ है। इट इज द वेदरिंग मैंटल विच इज बेसिक इनपुट फॉर सॉइल टू फॉर्म। ठीक है, जो वेदर्ड मटेरियल होता है, वेदर्ड मटेरियल वही क्या कहते हैं कि वेदर्ड मटेरियल का कितना वेदरिंग हुआ है वो बताता है, वो बेसिक इनपुट होता है सॉइल के लिए। ठीक है। तो सबसे पहला तो स्टेप में क्या होता है, सबसे पहला स्टेप इसमें क्या आ जाएगा कि द वेदर्ड मटेरियल, जो वेदर्ड मटेरियल होंगे, द वेदर्ड मटेरियल, द वेदर्ड मटेरियल और ट्रांसपोर्टेड डिपोजिट, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेकर के जो गए होते हैं, ट्रांसपोर्टेड डिपोजिट्स। डिपोजिट्स का मतलब मैंने बता रखा है कि जो जमा होता है। डिपोजिट्स आर कोलोनाइज्ड बाय बैक्टीरिया, मतलब उसके ऊपर बैक्टीरिया आ जाएंगे। जैसे मान लो कोई मटेरियल यहाँ पे कहीं और से आया, कहीं और से आया ये मटेरियल, मान लो यहाँ से ये मटेरियल आया था। अब इस मटेरियल पे क्या होगा, यहाँ पे बैक्टीरिया आ जाएंगे, कोलोनाइज्ड बाय बैक्टीरिया। पहले इसके ऊपर क्या होता है, बैक्टीरिया आ जाए। ठीक है, बैक्टीरिया, या या यहाँ पे कुछ और प्लांट्स आ जाते हैं, कुछ और प्लांट्स हो जाते हैं, और मॉसेस एंड लाइकेन्स, ये सब आ जाएंगे। सबसे पहले वहां पे क्या कहते हैं कि सो वहां पे सबसे पहले क्या आ जाएगा, या तो बैक्टीरिया आ जाएगा, या तो मॉसेस आ जाएंगे, या तो लाइकेन्स आ जाएंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी क्या क्या हुआ। कि सबसे पहले मैंने बताया कि वेदरिंग होगी, वेदरिंग की वजह से जो वेदर्ड मटेरियल कहीं पे एक स्थान से दूसरे स्थान पे गया होगा, हाँ, उसको ले जाने में मतलब इरोजन सहायता करेगा एक स्थान से दूसरे स्थान पे। जहां पे वो मटेरियल इकट्ठा हुआ होगा उसके ऊपर सबसे पहले कॉलोनाइज्ड, हाँ, उसके ऊपर या तो बैक्टीरिया आ जाएंगे, ऐसे कुछ प्लांट्स आ जाएंगे। हाँ,
और फिर धीरे धीरे क्या होगा, कुछ छोटे 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 जीव भी वहां पे आ जाएंगे, सेवरल माइनर ऑर्गेनिज्म, जो छोटे ऑर्गेनिजम्स होंगे वो भी आ जाएंगे। में टेक शेल्टर, यहाँ पे मतलब अपना घर बना लेंगे, वो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होंगे बहुत छोटे। ठीक है। शेल्टर विद इन द मेंटल एंड डिपोजिट्स। तो मतलब कि उस मटेरियल में, मेंटल का मतलब मटेरियल, उस मटेरियल में क्या कहते हैं कि वो अपना घर बना लेते हैं, मतलब कि छोटे छोटे और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, वो उसमें रहे। अब जो इन ऑर्गेनिज्म के जो डेड रिमेन्स, हाँ, इन ऑर्गेनिज्म के जो डेड रिमेन्स होंगे वो क्या होंगे, द डेड रिमेन्स, एक मिनट भाई क्या होता है, द डेड रिमेन्स, द डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स, जो ऑर्गेनिज्म के डेड रिमेन्स और प्लांट्स होंगे, हाँ, जो प्लांट्स के और ऑर्गेनिज्म के जितने भी जो डेड रिमेन्स होंगे वो हेल्प करेंगे ह्यूमस अकमलेशन में, इन ह्यूमस, हेल्प, हाँ, वो हेल्प करेंगे किसमें, ह्यूमस अकमलेशन में, हेल्प ह्यूमस अक्यूमुलेशन, वो कि कितना ह्यूमन, ह्यूमस, ह्यूमस मतलब होता है नमी, कितना नमी इकट्ठा हो रही है उसमें वो सहायता करेंगे, वहां पे क्या कहते हैं कि उस मिट्टी में कितना वो सारी चीजें ह्यूमस को इकट्ठा करने में सहायता करेंगे। माइनर फॉर्म्स और ग्रासेस, फिर धीरे धीरे अब ग्रासेस भी उगने लगेंगे, अब धीरे धीरे क्या होगी, कुछ छोटे छोटे ग्रासेस उगने लगेंगे। ठीक है। इसके बाद में क्या होगा, छोटे छोटे ग्रासेस उगने लगेंगे, माइनर फॉर्म्स एंड ग्रासेस, ये क्या होंगे, ग्रो करने लगेंगे। ओके। माइनर फॉर्म्स, ग्रासेस में ग्रो। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब फिर उसके बाद में क्या होगी, बुशेस ट्रीज, धीरे धीरे अब क्या होगी कि बुशेस ट्रीज ग्रो करने लगेंगी। ठीक है। तो ऐसे तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो कुल मिला करके ये ऐसे सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यानी कि आपको बात समझ में आ गई। अब देखो मैं पूरा यहाँ पे बता देता हूँ क्या होता है। सबसे पहले यहाँ से शुरू से देखना और आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या चल रहा है इसमें। सबसे पहले क्या होगा, सॉइल फॉर्मेशन और पेडोजेनेसिस। पेडोजेनेसिस का मतलब होता है सॉइल फॉर्मेशन, डिपेंड्स ऑन फर्स्ट वेदरिंग, ये वेदरिंग के ऊपर डिपेंड करता है। इट इज दिस वेदरिंग मेंटल, वेदरिंग मेंटल का मतलब होता है वो मटेरियल जो है वो, ठीक है, विच इज बेस इनपुट फॉर द सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल फॉर्मेशन के लिए वो वेदरिंग मटेरियल जो है वो काम आता है। फर्स्ट, वेदर्ड मटेरियल जो होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो ले जाया जाता है, ट्रांसपोर्टेज होते हैं, उसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया के द्वारा वो कॉलोनाइज हो जाते हैं, यानी कि वहां पे उसके ऊपर बैक्टीरिया वगैरह आ जाएंगे, हाँ, मॉसेस आ जाएंगे, लाइकेन्स आ जाएंगे, ये सारी चीजें। ऑल्सो सेवरल माइनर ऑर्गेनिजम्स, और छोटे छोटे कुछ ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे जो उस मेंटल यानी कि उस मटेरियल या डिपोजिट में अपना क्या कहते हैं कि घर बना रहे हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है, द डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म के जो डेड रिमेन्स है, जो ऑर्गेनिजम्स के डेड रिमेन्स हैं, हाँ, वो द डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स हेल्प इन द ह्यूमस अक्यूमुलेशन। तो जो डेड रिमेन्स होंगे ऑर्गेनिजम्स के, वो उसके क्या कहते हैं कि ह्यूमस को जमा करने में सहायता करें। ठीक है। ह्यूमस को जमा करने में सहायता करें। फिर उसके ऊपर बहुत सारे ग्रासेस, ऐसे छोटे छोटे ग्रासेस या फर्न्स आ जाएंगे। बाद में क्या होता है, बुशेस एंड ट्रीज विल स्टार्ट ग्रोइंग, क्योंकि बहुत सारी चिड़िया उड़िया जब जा रही होंगी उनके थ्रू जो दाने वाने वो गिर जाएंगे, वहां पर क्या कहते हैं कि बुशेस या ट्रीज ग्रो होना शुरू हो जाती है। ठीक है। प्लांट रूट्स, जो प्लांट, अब जब प्लांट बनना शुरू होगा तो वो प्लांट रूट्स क्या कहते हैं कि नीचे जाने की कोशिश करेंगे, पेनिट्रेट डाउन। वो प्लांट रूट्स क्या कहते हैं, नीचे जाने की कोशिश करेंगे। हाँ। बरोइंग एनिमल्स ब्रिंग अप पार्टिकल्स, ये क्या कहते हैं कि जो ये जो पार्ट, ये क्या कहते हैं कि पार्टिकल्स लेकर के आएंगे, मास ऑफ, हाँ, मटेरियल बिकम्स पोरस, वो जो मटेरियल के जो मासेस हो जाएंगे, वो क्या मतलब कि मास ऑफ मटेरियल का मतलब कि मटेरियल जो होगा वो धीरे धीरे उसमें क्या हो जाएंगे, पोरस, पोरस का मतलब उसमें छोटे छोटे होल्स होंगे, स्पॉन्ज लाइक। हाँ। अब यहाँ पे देखो, हाँ, और ये क्या कहते हैं कि स्पॉन्ज लाइक विथ
अ कैपेसिटी टू रिटेन वाटर। तो इससे क्या हो जाएगा कि वो धीरे धीरे जब उसमें पोरस हो जाएंगे, जब वो पोरस हो जाएंगे तो उसमें क्या कहते हैं कि वाटर को स्टोर करने की कैपेसिटी आ जाएगी, यानी कि वाटर को कंटेन करने की, रिटेन करने की कैपेसिटी आ जाएगी। एंड टू परमिट द पैसेज ऑफ एयर, और धीरे धीरे उसमें एयर, क्योंकि वो पोरस हो गया, पोरस का मतलब छोटे छोटे होल्स होते हैं, ठीक है। पोरस का मतलब होता है जिसमें होल्स होते हैं उसे पोरस बोला जाता है। हाँ। और फाइनली अ मेच्योर सॉइल, और फिर लास्ट में क्या हो जाता है कि आपको एक एक मेच्योर सॉइल बन जाएगी। जब प्लांट, जब पोरस हो रहेगा, जब सॉइल में पोरस मतलब कि सॉइल में वाटर कंटेन करने की कैपेसिटी आ जाए, पोरस सॉइल आ गया और एयर कंटेन की भी कैपेसिटी आ जाएगी, तो उसका क्या कहते हैं कि मेच्योर सॉइल कहते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट फॉर्म्स, इससे क्या होता है कि एक मेच्योर सॉइल में क्या होता है कि मिनरल्स भी होते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट दोनों ही होते हैं, तो वो पूरा का पूरा ये बन जाता है, ठीक है। तो फाइनली एक मेच्योर सॉइल बन गया। अब देखो सॉइल, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया ही था कि क्या कहते हैं कि सॉइल के लिए अभी मैंने बताया था कि सॉइल फार्मिंग, तो सॉइल फार्मिंग, अच्छा हाँ, पेडोलॉजी जो होता है उसको, पेडोलॉजी का मतलब होता है, पेडोलॉजी का मतलब क्या बताया अभी, सॉइल साइंस या स्टडी ऑफ साइंस बोल दिए था। और पेडोलॉजिस्ट मतलब जो सॉइल साइंटिस्ट होता है। अब अगला आता है सॉइल फार्मिंग फैक्टर्स। सॉइल फार्मिंग फैक्टर्स कौन कौन से, तो देखो 5 बेसिक फैक्टर्स कंट्रोल द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल्स। 5 बेसिक फैक्टर्स हैं जो सॉइल के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं कि डिटरमाइन। 5 बेसिक फैक्टर हैं जो सॉइल के फॉर्मेशन को डिटरमाइन करते हैं। कौन कौन से बेसिक फैक्टर हैं? सबसे पहला पेरेंट मटेरियल के, पेरेंट मटेरियल कौन सा है, मतलब कहाँ से क्या कहते हैं किससे वो सॉइल बन रहा है, इस बात पे भी। दूसरा टोपोग्राफी, ना। तीसरा क्लाइमेट, क्लाइमेट कैसा है। और चौथा बायोलॉजिकल एक्टिविटी। पांचवा टाइम। इन सब चीजों से क्या कहते हैं कि सॉइल के फॉर्मेशन को कंट्रोल किया जाता है। और ये पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% आएगा ही आएगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। डिस्क्राइब द, हाँ, डिस्क्राइब द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन रहेगा डिस्क्राइब द फैक्टर्स, और ये पांचों पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। डिस्क्राइब द फैक्टर्स दैट कंट्रोल द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ओके, दैट कंट्रोल द फैक्टर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो आपको पांचों पता चल चुके हैं, पेरेंट मटेरियल, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, बायोलॉजिकल एक्टिविटी, टाइम, ठीक है। अब इनके बारे में हम एक एक के बारे में पढ़ते हैं। पेरेंट मटेरियल, देखो पेरेंट मटेरियल जो होता है ये एक्टिव कंट्रोल नहीं रखता, ये पैसिव कंट्रोल रखता है। हाँ, पेरेंट मटेरियल इज अ पैसिव कंट्रोल फैक्टर इन सॉइल फॉर्मेशन। ये पैसिव कंट्रोल फैक्टर है सॉइल फॉर्मेशन में। अगला, पेरेंट मटेरियल्स कैन बी एनी। पेरेंट मटेरियल इन सिटू भी हो सकते हैं, यानी ऑन साइट भी हो सकते हैं, और क्या कहते हैं कि ट्रांसपोर्टेड डिपोजिट भी हो सकते हैं, ठीक है। पेरेंट मटेरियल जो हो सकते हैं वो क्या है, इन सिटू भी हो सकते हैं, और क्या कहते हैं कि ऑन साइट जिसको बोलते थे, या तो क्या कहते हैं कि उनको ट्रांसपोर्टेड डिपोजिट भी हो सकते हैं। समझ में आएंगे, समझ में, पेरेंट मटेरियल कोई भी हो सकता है। सॉइल फॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन द टेक्सचर। टेक्सचर मतलब होता है साइज ऑफ डेब्री। टेक्सचर का मतलब होता है साइज, साइज ऑफ डेब्री के ऊपर डिपेंड करता है। द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर याद हो तो मैंने बताया था कि ये कैसे उसका डिपोजिशन ऑफ इंडिविजुअल ग्रेन्स हुआ है या पार्टिकल ऑफ डेब्री कैसा हुआ है, एज वेल एज द मिनरल एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ रॉक। तो देखो, जो प्लांट मटेरियल का केमिकल कंपोजिशन क्या है, प्लांट मटेरियल का साइज क्या है, सॉरी 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 सॉरी, प्लांट मटेरियल नहीं, पेरेंट मटेरियल। हाँ, पेरेंट मटेरियल का टेक्सचर क्या है, पेरेंट मटेरियल का साइज क्या है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। ओके, सबसे पहला चीज तो हमने पढ़ा पेरेंट मटेरियल की बात करते हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ पेरेंट, पेरेंट मटेरियल, पेरेंट मटेरियल में सबसे पहला चीज जो मैंने बताया कि क्या कहते हैं कि ये इन सिटू भी हो सकते हैं। इन सिटू मतलब क्या बताया था मैंने, इन सिटू का मतलब होता था ऑन साइट, मतलब जहां पे वेदरिंग हुआ है, ऑन साइट। हाँ, वेदरिंग जहां पे हुआ है, ऑन साइट या इन सिटू वेदर्ड रॉक, जहां पे वेदरिंग हुई है वहीं पे सॉइल का फॉर्मेशन हो सकता है। या 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 कहाँ पे हो सकता है, डिपोजिटेड, जहां पे डिपोजिशन हुआ होगा, डिपोजिटेड रॉक, ये भी हो सकता है। फिर इसका, इसमें और एक चीज ध्यान में रखना था कि इसमें ये किसके ऊपर डिपेंड करता था, डिपेंड किसके ऊपर करता है कि मतलब क्या, टेक्सचर कैसा है।
साइज, टेक्सचर का मतलब साइज, ठीक है। साइज ऑफ डेब्री, जो प्लांट, वो जो मटेरियल जो टूटे हुए हैं उनका साइज क्या है, इस बात पे भी डिपेंड करता है। फिर उसके बाद में स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ये डिपेंड किसके किस पे करता है, टेक्सचर हो गया। और फिर उसके बाद में स्ट्रक्चर की भी बात भी करते हैं, स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो वो इंडिविजुअल ग्रेन्स आए हैं या कौन कौन से पार्टिकल्स आए हैं डेब्री के, वो सारी चीजें। और साथ में ही मिनरल, ये भी देखना है कि उसका जो मिनरल कंपोजिशन क्या है, इसका मिनरल कंपोजिशन, मिनरल एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ पेरेंट मटेरियल। इन सब से सॉइल का मतलब साइज वगैरह वगैरह पता चलेगा, सॉइल कैसे बनने वाली है। मिनरल एंड केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। इतना बात समझ में आया, नहीं समझ में, ऑफ डेब्री। तो ये सब मिल करके डिसाइड करते हैं कि सॉइल कैसे बनने। ओके, तो इतनी बात तो आपको समझ में आ चुकी। आगे, ओके, ये बात तो समझ में आ गई ना। अब आगे, नेचर एंड रेट ऑफ वेदरिंग, कितना मतलब कैसा है, नेचर कैसा है और कितना तेजी से वेदरिंग हो रही है। डेप्थ ऑफ वेदरिंग मेंटल, कितना वेदरिंग मेंटल मतलब कितना ज्यादा, क्या कहते हैं कि कितना ज्यादा वेदरिंग हुआ है, कितना ज्यादा वेदरिंग हुआ है। ये सारी चीजें क्या कहते हैं कि पेरेंट मटेरियल के अंडर में आ जाती, पेरेंट मटेरियल की कंसिडरेशन में आ जाती। देयर मे बी डिफरेंसेस इन सॉइल ओवर सिमिलर बेडरॉक एंड डिसिमिलर बेडरॉक्स। क्या होता है कि कभी कभी ऐसे भी हो सकते हैं कि सिमिलर बेडरॉक का है सॉइल या अलग अलग बेडरॉक का सॉइल है, ठीक है, ये सारी चीजें भी हो सकती। बट व्हेन सॉइल्स आर वेरी यंग एंड हैव नॉट मेच्योर्ड, जब सॉइल्स मेच्योर नहीं होगी, दे शो स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद द टाइप ऑफ पेरेंट रॉक। यानी कि जब वो यंग होती हैं तो पेरेंट रॉक के साथ में उनका ज्यादा लिंक होता है। हाँ, यानी कि जो मेच्योर्ड रॉक, जो यंग सॉइल होंगी, यंग सॉइल, जो यंग सॉइल होती हैं, यंग सॉइल shows strong link विद पेरेंट रॉक, मतलब कि यंग सॉइल से पता चलता है कि ये किससे, हाँ, स्ट्रॉन्ग लिंक विद पेरेंट रॉक। यानी कि यंग सॉइल जो होंगी वो बता देंगी कौन से पेरेंट रॉक, इसका इसका पेरेंट रॉक क्या है, ठीक है। और जो मेच्योर्ड सॉइल होती है उनका कम लिंक होता है पेरेंट रॉक के साथ, मेच्योर्ड सॉइल का पेरेंट रॉक के साथ में कम। ऑल्सो इन केस ऑफ लाइम स्टोन एरिया वेयर द वेदरिंग प्रोसेस आर स्पेसिफिक एंड पेक्यूलियर, सॉइल्स विल शो क्लियर रिलेशन विद पेरेंट रॉक। तो जो लाइम स्टोन एरियाज में होते हैं वो भी बड़े आसानी से पेरेंट रॉक के साथ में अपना क्या कहते हैं कि रिलेशन बता देते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो याद करो कि मैंने बताया था कि सॉइल के 5 फैक्टर्स, सॉइल का फॉर्मेशन 5 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहला तो मैंने बता दिया था पेरेंट रॉक, जो एक पैसिव, जो क्या कहते हैं पैसिव कंट्रोल था उसका, उसका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था, उसका पैसिव कंट्रोल था, सॉइल फॉर्मेशन पे उसका कैसा कंट्रोल था, पैसिव कंट्रोल था। अभी सेकंड जो होता है उसमें 5 थे, 5 में पहला था, क्या नाम है, पहला नंबर का क्या नाम था, पेरेंट मटेरियल। सेकंड नंबर पे टोपोग्राफी, टोपोग्राफी भी पैसिव कंट्रोल फैक्टर है। टोपोग्राफी भी क्या है, जैसे पेरेंट मटेरियल पैसिव कंट्रोल फैक्टर था वैसे ही टोपोग्राफी भी पैसिव कंट्रोल फैक्टर है। पेपर में पूछ लिया जाएगा कि टोपोग्राफी या पेरेंट मटेरियल इज एक्टिव कंट्रोल फैक्टर, तो क्या, चलो ट्रू फॉल्स बताना मुझे। टोपोग्राफी, टोपोग्राफी इज अ एक्टिव कंट्रोल फैक्टर इन सॉइल, सॉइल के, इन सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल फॉर्मेशन में। अब मुझे बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू या फॉल्स, बताओ फटाफट, ट्रू है या फॉल्स है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि हमें पता है कि टोपोग्राफी क्या है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि टोपोग्राफी एक्टिव कंट्रोल नहीं है, पैसिव कंट्रोल है। कैसा है ये, पैसिव कंट्रोल फैक्टर है सॉइल फॉर्मेशन। ओके, द इन्फ्लुएंस ऑफ टोपोग्राफी इज फेल्ट थ्रू द अमाउंट ऑफ एक्सपोजर ऑफ द सरफेस कवर्ड बाई पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल के द्वारा कितना उसने सरफेस को कवर कर रखा है, जो पेरेंट मटेरियल है उसने कितना, कितना जो पेरेंट मटेरियल है उसने कितना, क्या कहते हैं कि, एक मिनट भाई क्या आ गया, सॉरी। पेरेंट मटेरियल ने, हाँ,
द इन्फ्लुएंस ऑफ टोपोग्राफी इज फेल्ट थ्रू द अमाउंट ऑफ एक्सपोजर ऑफ सरफेस कवर्ड बाई पेरेंट मटेरियल टू सनलाइट। मतलब कि जैसे जो पेरेंट मटेरियल ने जितनी जगह घेर रखी है, ये कितना सनलाइट के एरिया में है, या कितना उसका क्या कहते हैं कि अमाउंट ऑफ सरफेस या सब सरफेस है, वो ड्रेनेज के ऊपर है। ठीक है, कितना उसके क्या कहते हैं कि नदी के आसपास है, ये भी है। ठीक है, कितना उसके ऊपर क्या कहते हैं पानी जा रहा है और कितना उसके ऊपर सनलाइट आ रहा है। कितना उसके ऊपर पानी जा रहा है और कितना उसके ऊपर सनलाइट जा रहा है, इस बात पे डिपेंड करता है कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसा होगा। इस बात पे भी डिपेंड करता है कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसा होगा, कितना उसको सनलाइट मिल रही है और कितना उसके ऊपर पानी जा रहा है। सॉइल्स विल बी थिन ऑन स्टीप स्लोप्स। अब ध्यान रख लो, स्टीप स्लोप्स पे हमेशा सॉइल थिन होगी। स्टीप स्लोप्स पे सॉइल हमेशा थिन होगी। पेपर में ये सब क्वेश्चंस ध्यान में रखना, यहाँ पे थिन होगी। ठीक है, स्टीप स्लोप्स पे सॉइल क्या होंगी, थिन होगी। और क्या कहते हैं, फ्लैट अपलैंड एरिया पे, फ्लैट अपलैंड एरिया पे सॉइल, फ्लैट अपलैंड एरिया पे जो सॉइल होंगी वो थिक होंगी। ठीक है, फ्लैट अपलैंड एरिया पे सॉइल थिक होगी और स्टीप स्लोप पे सॉइल हमेशा थिन होगी। ओवर जेंटल स्लोप, जब मैं बात करूंगा मतलब कि स्लोप ना तो एकदम फ्लैट है, ना तो एकदम क्या कहते हैं स्टीप है, तो जेंटल स्लोप पे जहाँ पे इरोजन स्लो होता है, परकोलेशन वाटर जहाँ पे ज्यादा होता है, सॉइल फॉर्मेशन वहां पे क्या होता है, वेरी फेवरेबल। वहां पे क्या कहते हैं कि सॉइल फॉर्मेशन बहुत आसानी से होती है। क्या सॉइल फॉर्मेशन फेवरेबल के लिए पॉइंट क्या था, अभी मैंने बताया था। यहाँ पे इसको नोट करो, इसको नोट करने वाली बात है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये मैंने बताया कि जब जेंटल स्लोप होगा तो, जब जेंटल स्लोप होगा तो, जब मैंने बताया ओवर जेंटल स्लोप, जहाँ पे स्लोप्स बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, मतलब कि ज्यादा एकदम तेजी से एकदम ढलान वाला नहीं है, वेयर इरोजन इज स्लो, जहाँ पे जेंटल स्लोप पे इरोजन स्लो होता है, जहाँ पे इरोजन कम है, इरोजन इज स्लो। बट और परकोलेशन, परकोलेशन का मतलब होता है वाटर को सोखने की क्षमता, जो वाटर को सोख लेता है उसे परकोलेशन बोलते हैं। परकोलेशन ऑफ वाटर इज गुड, वाटर का जो परकोलेशन है वो क्या है, अच्छा है। जहाँ पे वाटर का परकोलेशन क्या है, अच्छा है, वहां पे सॉइल क्या होगा, सॉइल फॉर्मेशन इज फेवरेबल, वहां पे सॉइल फॉर्मेशन अच्छा होगा। ओके। आगे, सॉइल ओवर फ्लैट एरियाज मे बी डेवलप अ थिक लेयर ऑफ क्ले। जब क्या कहते हैं कि जो फ्लैट एरियाज होंगी वहां पे थिक लेयर ऑफ क्ले हो सकती है, जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर भी बहुत ज्यादा हो, गिविंग द सॉइल डार्क कलर। यहाँ पे सॉइल को क्या कहते हैं कि, और जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होंगे, ऑर्गेनिक मैटर जहाँ पे ज्यादा होंगी वो क्या कहते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर जहाँ पे जमा होंगे वो सॉइल को कलर डार्क कलर देंगे। समझ में आया? जहाँ पे सॉइल डार्क कलर में है तो वहां पे ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होंगे, जहाँ पे सॉइल डार्क कलर में होगी वहां पे ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होंगे। सॉइल कवर, सॉइल ओवर फ्लैट एरिया, जहाँ पे फ्लैट एरिया है, देखो सॉइल ओवर फ्लैट एरिया, जहाँ पे क्या कहते हैं कि फ्लैट एरिया है, में डेवलप थिक लेयर ऑफ क्ले, वहां पे थिक लेयर ऑफ क्ले होंगे। और जब उनमें क्या कहते हैं कि अच्छा अकमलेशन हो जाएगा ऑर्गेनिक मैटर का, अकमलेशन का भी मतलब होता है जमा होना, तो वहां पे क्या कहते हैं कि सॉइल का कलर क्या हो जाता है, डार्क कलर हो जाता है। इतना बात आपको समझ में आएगा, नहीं समझ में? ठीक है, इतना क्लियर है। अब आगे क्लाइमेट की बात करते हैं। फिर याद करो, सबसे पहला पॉइंट क्या था, पहला था पेरेंट मटेरियल, पहला पॉइंट था पेरेंट मटेरियल। दूसरा पॉइंट था टोपोग्राफी, टोपोग्राफी भी हो गई। अब तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है, क्लाइमेट। क्लाइमेट, क्लाइमेट भी देखो, क्लाइमेट जो होता है एक्टिव फैक्टर है, ये पैसिव फैक्टर नहीं है। बाकी दोनों अभी जब तो जो थे ये पैसिव फैक्टर थे, लेकिन जो क्लाइमेट है वो क्या है, एक्टिव फैक्टर है, एक्टिव फैक्टर इन सॉइल फॉर्मेशन। क्लाइमेट एलिमेंट्स, क्लाइमेटिक एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द सॉइल डेवलपमेंट आर, जैसे मॉइस्चर, मॉइस्चर जो होता है, मॉइस्चर, मॉइस्चर काफी हेल्प करता है कि सॉइल फॉर्मेशन में। और टेम्परेचर, मॉइस्चर और टेम्परेचर ये दोनों क्या कहते हैं कि काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। हाँ ठीक है, मॉइस्चर हो गया। अब मॉइस्चर में क्या होता है कि कितना ज्यादा इंटेंसिटी है, कितनी फ्रिक्वेंसी है, कितना ज्यादा प्रेसिपिटेशन हो रहा है,
कितना इवेपोरेशन हो रहा है, कितना ह्यूमिडिटी हो रहा है, ये सब बताते हैं। और टेम्परेचर, टेम्परेचर जो होता है वो बताता है कि सीजनल टेम्परेचर कैसा है, और डायरूनल, ड्यूरनल, ड्यूरनल का मतलब बताया था दिन रात का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। इस बात पे भी सॉइल का फॉर्मेशन डिपेंड करता है। ओके, तो सबसे पहले आते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब मैंने बता रखा है कि पानी किसी भी फॉर्म में, वाटर, पानी का किसी भी फॉर्म में क्या कहते हैं कि एटमॉस्फेयर से अर्थ पे आना ही क्या कहते हैं, अर्थ सरफेस पे आना ही क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन गिव्स सॉइल इट्स मॉइस्चर। प्रेसिपिटेशन क्या होता है कि सॉइल को उसका मॉइस्चर देता है, मॉइस्चर कंटेंट, विच मेक्स द केमिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज पॉसिबल। अच्छा याद करो, मैंने पीछे अभी बताया था कि जैसे जैसे सॉइल मॉइस्चर, सॉइल का मॉइस्चर बढ़ता जाए, मतलब कि सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ही केमिकल या बायोलॉजिकल एक्टिविटी। एक्सेस ऑफ वाटर हेल्प्स इन द डाउनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल। जितना ज्यादा वाटर होगा उतना ही ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल नीचे की ओर जाएगा, उतना ही सॉइल नीचे की ओर जाएगी। सॉइल कंपोनेंट्स थ्रू द सॉइल, हाँ ठीक है, एंड डिपोजिट्स द सेम डाउन बिलो। तो यानी कि कहते हैं कि दोनों चीज क्या कहते हैं कि सॉइल कंपोनेंट्स भी सॉइल के नीचे, सॉइल में नीचे जाएंगे, एंड डिपॉजिट द सेम डाउन बिलो, और उसके नीचे वो जमा हो जाएंगे। ठीक है, ओके, इतना बात समझ में है क्या? एक्सेस ऑफ वाटर, एक्सेस ऑफ वाटर हेल्प्स इन द डाउनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल कंपोनेंट। सॉइल कंपोनेंट्स का नीचे की ओर जाना सॉइल से, उसे क्या बोलते हैं, एलुविएशन। पेपर में पूछा जाएगा एलुविएशन क्या होता है, तो आप बता लोगे ना। एलुविएशन का मतलब होता है कि जब वाटर जो होता है, वाटर जो हेल्प करता है, जिसकी वजह से सॉइल के कंपोनेंट्स नीचे जाते हैं, उसे बोला जाता है एलुविएशन। एंड डिपोजिट्स द सेम डाउन, और वो डिपोजिट मतलब वो नीचे जाकर के वो जमा हो जाएगा, जमा हो जाएगा, तो उसे बोला जाता है, जो जमा होने के प्रोसेस को बोला जाता है इलुविएशन। एक होता है एलुविएशन, एक होता है इलुविएशन। ठीक है, इन क्लाइमेट्स लाइक वेट इक्वाटोरियल रेनी एरिया, जहाँ पे बारिश वारिश अच्छा होता है। इक्वाटोरियल मतलब इक्वेटर के पास वाले जो एरिया जहाँ पे हाई रेनफॉल होता है। Not only calcium, sodium, magnesium, potassium, but also major part of silica is removed from the soil। तो ध्यान में रख लो, जहाँ पे हाई रेनफॉल होता है, हाई रेनफॉल होता है वहां पे देखो क्या 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 चीजें हैं वहां पे। वहां पे देखो क्या कहते हैं कि देखो, इन क्लाइमेट लाइक वेट इक्वाटोरियल रेनी एरिया, जहाँ पे हाई रेनफॉल होता है वहां पे नॉट ओनली कैल्शियम, कैल्शियम नहीं नहीं, सोडियम ही नहीं, मैग्नीशियम ही नहीं, पोटेशियम ही नहीं, बट ऑल्सो मेजर पार्ट ऑफ सिलिका इज रिमूव्ड फ्रॉम द सॉइल। यहाँ से रिमूव किया जाता है। रिमूवल ऑफ सिलिका फ्रॉम द सॉइल इज नोन एज डिसिलिकेशन। तो पेपर में पूछा जाएगा डिसिलिकेशन क्या होता है। डिसिलिकेशन का मतलब था रिमूवल ऑफ सिलिका फ्रॉम द सॉइल्स। रिमूवल ऑफ सिलिका फ्रॉम द सॉइल्स क्या होता है, उसे बोला जाता है डिसिलिकेशन। अब ड्राई क्लाइमेट्स में क्या होता है, देखो ड्राई क्लाइमेट्स जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, इन ड्राई क्लाइमेट्स बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, ड्राई क्लाइमेट्स में टेम्परेचर ज्यादा होता है। इवेपरेशन एक्सीड्स प्रेसिपिटेशन, मतलब कि इवेपरेशन ज्यादा हो जाता है और प्रेसिपिटेशन कम। अच्छा, जब इवेपरेशन ज्यादा होगा, प्रेसिपिटेशन कम होगा, तभी तो ड्राई क्लाइमेट होगा। ठीक है, हेंस ग्राउंड वाटर इज ब्रॉट अप टू द सरफेस। तो वहां पे ग्राउंड वाटर नीचे से ऊपर की ओर आ रहा होता है, यानी कि ग्राउंड वाटर नीचे से ऊपर की ओर आ रहा होगा बाई कैपिलरी एक्शन, एंड इन द प्रोसेस ऑफ वाटर इवेपोरेट्स लिविंग बिहाइंड द सॉल्ट्स इन द सॉइल। तो जब क्या कहते हैं कि वहां पे क्या होता है, अब समझना, समझना मैं सीधे बता रहा हूँ कि अभी देखना, समझने की कोशिश करना। यहाँ पे मैंने बताया कि अगर एक ड्राई एरिया बता, एक ड्राई एरिया, ड्राई एरिया में समझ लो, ड्राई एरिया में ये समझ लो सॉइल का सबसे ऊपर का लेयर है, ये सॉइल का ऊपर का लेयर है। ठीक है, अपर लेयर ऑफ द सॉइल, अपर लेयर ऑफ द सॉइल। अब मैंने बोला जब ड्राई एरिया है, ड्राई एरिया में प्रेसिपिटेशन कम होगा, प्रेसिपिटेशन कम होगा, और इवेपोरेशन ज्यादा होगा। ड्राई एरिया में प्रेसिपिटेशन कम होगा और इवेपोरेशन ज्यादा होगा। ओके, ड्राई एरिया में प्रेसिपिटेशन कम होगा, इवेपोरेशन ज्यादा होगा। तो उससे होगा क्या, उससे होगा कि यहाँ पे पानी की कमी है, तो वो पानी कहाँ से, नीचे से वाटर खींचेगा, नीचे से वाटर जाएगा यहाँ पे। जो ये नीचे से वाटर जाता है, ये किसके थ्रू जाता है, एक होता है कैपिलरी एक्शन। जैसे जब आप जूस पीते होगे, तो जो पाइप डाल करके जब आप पानी पीते हो, समझ लो वो जूस पीते हो, तो एक प्रकार से वैसे ही समझ लो यहाँ से भी पानी धीरे से नीचे नीचे से ऊपर जाता है, तो उसको बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। ठीक है, कैपिलरी एक्शन के थ्रू ये पानी नीचे से ऊपर यहाँ पर सॉइल तक पहुंचता है। कैपिलरी एक्शन के थ्रू ये पानी धीरे धीरे कहाँ तक पहुंचता है, सॉइल तक पहुंचता है। ओके, फिर उसके बाद में क्या कहते हैं कि
अब कैपिलरी एक्शन के थ्रू ये क्या कहते हैं कि पानी यहाँ तक पहुंचेगा, फिर उसके बाद में क्या होता है, अब समझना कि तो इससे क्या होगा, एंड प्रोसेस ऑफ वाटर इवेपोरेट्स लीविंग बिहाइंड। अब यहाँ से जब ये पहुंचेगा, इसमें पहुंच गया, यहाँ पे पानी की पहुंच गया, फिर से इवेपोरेशन हो, फिर से पानी का क्या होगा, इवेपोरेशन। याद करो मैंने जब पढ़ाया था कि इवेपोरेशन होने से क्या बच जाता है, यहाँ पे क्या बच जाएगा, सॉल्ट्स रह जाएंगे, क्या रह जाएंगे, सॉल्ट्स। मैंने बताया था कि जब भी इवेपोरेशन होता है तो सॉल्ट रह जाए, ये पढ़ाया था ना, आपको बताया रखा है। हाँ ठीक है। सच सॉल्ट्स फॉर्म इनटू द क्रस्ट इन द सॉइल नोन एज हार्ड पैंस। जो सॉल्ट्स जो सॉल्ट्स यहाँ पे रह जाएंगे, जो सॉल्ट्स यहाँ पे रह जाएंगे, उन्हें क्या बोला जाता है, जो सॉल्ट्स रह जाते हैं उन्हें हार्ड पैंस। जो सॉल्ट रह गए उन्हें क्या बोला गया, हार्ड पैंस। ओके। आपको अब याद रहेगा कि हार्ड पैंस क्या होते हैं। ठीक है। द सच सॉल्ट फ्रॉम इनटू द क्रस्ट, जो क्रस्ट में जो सॉइल में बने उसे बोला गया हार्ड पैंस। इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स एंड इन द एरियाज ऑफ इंटरमीडिएट प्रेसिपिटेशन कंडीशन कैल्शियम कार्बोनेट नोड्यूल्स आर फॉर्म्ड। जहां पे क्या कहते हैं कि ज्यादा बारिश वारिश नहीं होती, जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट इन द एरियाज ऑफ इंटरमीडिएट प्रेसिपिटेशन, जहाँ पे प्रेसिपिटेशन बहुत ज्यादा नहीं होता ना तो बहुत कम होता है, वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट के नोड्यूल्स मिलेंगे। उन्हें क्या कहते हैं कि, हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट के नोड्यूल्स, जिनको कंकड़ कहते हैं, वो बनते हैं। ठीक है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया हो, कैल्शियम कार्बोनेट जिससे चौक बनता है। टेम्परेचर एक्ट्स इन टू वेज। टेम्परेचर कितने तरीके से काम करता है, दो तरीके से, इंक्रीजिंग और रिड्यूसिंग द केमिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी। क्या करता है, केमिकल या बायोलॉजिकल एक्टिविटी को क्या कर देता है, कम कर देता है। हाँ, केमिकल या बायोलॉजिकल एक्टिविटी को क्या कर देता है, या तो कम कर देगा या तो इंक्रीज कर देगा, इतनी सी बात है। ओके। केमिकल एक्टिविटी इज इंक्रीज इन हायर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर में हमेशा केमिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है, और कूलर टेम्परेचर में बायोलॉजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। कूलर टेम्परेचर में बायोलॉजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। ठीक है। जैसे किसी भी रिएक्शन को कराना होता है, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो रिएक्शन बड़ी जल्दी से हो जाता है, किसी प्रकार से ऐसा भी समझ लो यहाँ पर। अब आगे, stops freezing condition. That is why tropical soils with higher temperatures show deeper profiles. देखो, इसी वजह से जो ट्रॉपिकल सॉइल्स होते हैं, वहां पे प्रोफाइल्स, जो जो सॉइल प्रोफाइल होती है वो क्या होती है, डीपर होती है। और वहीं पे फ्रोजन टुंड्रा रीजन में सॉइल कंटेन्स लार्जली मैकेनिकली ब्रोकन मटेरियल्स। और जो टुंड्रा रीजन मतलब होता है जहाँ पे कोल्ड एरिया है, टुंड्रा रीजन का मतलब होता है जहाँ पे, तो देखो लिखा भी है फ्रोजन मतलब जमा हुआ, फ्रोजन का मतलब है जहाँ पे ठंडा बहुत ज्यादा होगा। वहां पे क्या कहते हैं कि ब्रोकन मटेरियल्स होते हैं, वहां पे सॉइल का जो प्रोफाइल होती है वो डीपर नहीं होती। और वहीं पे क्या कहते हैं कि ट्रॉपिक सॉइल्स, जहाँ पे ट्रॉपिकल एरिया, जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, वहां पे प्रोफाइल्स क्या होते हैं, सॉइल प्रोफाइल अच्छा होता है, मतलब क्योंकि वहां पे बायोलॉजिकल एक्टिविटी ज्यादा होगी। ओके। इतना बात समझ में थोड़ा सा अच्छा नहीं समझ में आया होगा, देखो मैं बताता हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी जैसे मैं बता रहा था, समझ लो ये क्या कहते हैं कि अर्थ का एक पार्ट है। अभी मैंने बताया कि अगर मान लो इतने लेयर तक सॉइल है, कहाँ पे, ये टुंड्रा रीजन में इतना होगा सॉइल, सॉइल प्रोफाइल टुंड्रा रीजन में इतना होगा। लेकिन लेकिन अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं बात करता हूँ कहाँ की, किसी, मान लो कि ट्रॉपिकल रीजन की, तो ट्रॉपिकल रीजन में सॉइल प्रोफाइल थोड़ा सा यहाँ तक है। ठीक है। ट्रॉपिकल रीजन में सॉइल प्रोफाइल थोड़ा सा डीपर होता है, उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे बायोलॉजिकल एक्टिविटी ज्यादा होती है, यहाँ पे बायोलॉजिकल एक्टिविटी ज्यादा। अब बायोलॉजिकल एक्टिविटी ज्यादा तो उतना ही सॉइल नीचे तक होगा, और जहाँ पे बायोलॉजिकल एक्टिविटी कम होगी वहां पे सॉइल ऊपर तक ही रह जाता है। इतना बात तो आपको एकदम क्लियर हो चुका होगा, उम्मीद करते हैं बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब तक हमने तीन चीजें पढ़ ली, अब तक हमने तीन चीजें पढ़ ली। सबसे पहला क्या पढ़ा था, पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल। फिर दूसरा हमने क्या पढ़ा था, पेरेंट मटेरियल के बाद में टोपोग्राफी। टोपोग्राफी के बाद में हमने क्या पढ़ लिया, क्लाइमेट। और चौथा, चौथा आ जाएगा बायोलॉजिकल एक्टिविटी, सॉरी, हाँ बायोलॉजिकल एक्टिविटी, चौथा आ जाएगा बायोलॉजिकल एक्टिविटी। अब चौथा पढ़ते हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटी। वेजिटेशन कवर मतलब कितना पेड़ है, ये वेजिटेशन कवर का मतलब होता है कितना पेड़ है।
द वेजिटेशन कवर एंड organisms that occupy the parent material from the beginning and also at later stages help in the adding the organic matter। देखो, जो पेरेंट मटेरियल जिससे सॉइल बन रहा है, पेरेंट मटेरियल जिससे सॉइल बन रहा है, वो वो कौन से पेड़ के नीचे है, मतलब कितना वो कितना कौन से एरिया के नीचे है, कौन से नहीं की, मतलब वहां पे पेड़ पौधे ज्यादा हैं या नहीं। जो पेरेंट मटेरियल जहां पे पेड़ पौधे ज्यादा होंगे उस बेसिस पे या लास्ट में भी उस पे डिपेंड करता है कि वो कितना ऑर्गेनिक मैटर। मैंने बताया कि अगर मान लो ऐसे सोचो, यहाँ पे पेड़ है ऐसे, हाँ, उस पेड़ में यहाँ तक ये है और यहाँ पे आकर के मटेरियल जमा हो, तो यहाँ से पत्ते वत्ते गिरेंगे तो यहाँ पे तो वो ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा जुड़ेगा ना। और जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर उतना ज्यादा अच्छा सॉइल होगा। ठीक है, जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर उतना ज्यादा सॉइल अच्छा। तो यानी कि जितना ज्यादा बायोलॉजिकल एक्टिविटी होगी, तो वही लिखा हुआ है कि हाँ, ये मॉइस्ट देखो किसके किस में सहायता करते हैं, ये जो वेजिटेशन कवर होता है या ऑर्गेनिज्म, वेजिटेशन कवर और ऑर्गेनिज्म किस में हेल्प करते हैं। सबसे पहला ऑर्गेनिक मैटर ऐड करने में हेल्प करते हैं, मॉइस्चर रिटेंशन में और नाइट्रोजन, इन सब में सहायता करते हैं। किसके किसके, ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल में कितना ऑर्गेनिक मैटर होगा इस बात पर डिपेंड करता है कि वहां पे वेजिटेशन कवर कैसा है या ऑर्गेनिज्म कैसे है। ऑर्गेनिक मैटर। दूसरा, मॉइस्चर रिटेंशन, कितना सॉइल मॉइस्चर कंटेन कर सकता है, कितना सॉइल मॉइस्चर को खुद मतलब कि रोक करके रख सकता है। मॉइस्चर रिटेंशन की कैपेसिटी भी इस बात पे डिपेंड करती है कि वहां पे पेड़ पौधे कैसे हैं, वहां के ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं। और तीसरा चीज नाइट्रोजन, कितना सॉइल में नाइट्रोजन है इस बात पे डिपेंड करता है कि वहां पे पेड़ पौधे कैसे हैं। डेड प्लांट्स प्रोवाइड ह्यूमस, याद करो मैंने बताया ह्यूमस का मतलब नमी होता है। हाँ ठीक है, ह्यूमस का मतलब नमी होता है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि डेड प्लांट्स जो होते हैं वो ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं किसको, हाँ, मिड सॉइल को। फाइनली डिवाइडेड ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमस का मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है। अभी मैंने बताया था ह्यूमस का मतलब नमी, लेकिन जब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा ह्यूमस क्या होता है, डिफाइन ह्यूमस, तो लिख लेना ह्यूमस का मतलब होता है फाइनली डिवाइडेड, फाइनली डिवाइडेड ऑर्गेनिक मैटर। जब आपसे ह्यूमस का डेफिनेशन पूछा जाएगा तो ये लिख देना भैया, ह्यूमस में फाइनली, सॉरी, फाइनली मतलब होता है कि बहुत छोटे छोटे, अरे यार, फाइनली डिवाइडेड, ओके, फाइनली डिवाइडेड ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं उन्हें ही बोला जाता है ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द सॉइल। जो पेड़ में मतलब ये देखो समझना ह्यूमस की मतलब यहाँ पे क्या है कि देखो, जब मान लो ये मिट्टी है, इस मिट्टी में जो पत्ते वत्ते आते हैं वो सड़ जाते हैं, जब वो सड़ गए तो वो डिवाइड हो गए तो उन्हीं को बोल दिया जाता है ह्यूमस। ठीक है, जितने ज्यादा ये ऐसा रहेगा उतना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे समझना, फिर से पढ़ लो एक बार लास्ट में। फाइनली डिवाइडेड और डेड प्लांट्स प्रोवाइड ह्यूमस, डेड प्लांट से ही तो जो प्लांट्स होंगे वो जब सड़ेंगे, हाँ, जो प्लांट्स होंगे जब वो सड़े वड़ेंगे तो उसमें क्या होगा, वो ऑर्गेनिक मैटर ही तो बनाएंगे। सम ऑर्गेनिक एसिड्स विच फॉर्म ड्यूरिंग ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमिफिकेशन का मतलब होता है कि जब वो ऑर्गेनिक मैटर में वो कन्वर्ट हो रहे, जो सड़े हुए पेड़ पौधे जब ऑर्गेनिक मैटर वो जब सड़ रहे होंगे तो उसे ह्यूमिफिकेशन बोला जाता है। तो ह्यूमिफिकेशन के दौरान बहुत सारे एसिड्स बनते हैं, बहुत सारे एसिड्स बनते हैं, सम ऑर्गेनिक एसिड्स विच फॉर्म ड्यूरिंग ह्यूमिफिकेशन एड इन डिकम्पोजिंग द मिनरल्स। तो जो मिनरल्स होते हैं वो क्या कहते हैं कि उनको डिकम्पोज करने में सहायता करते हैं। जो इस टाइम पे जब ह्यूमिफिकेशन हो रहा होगा, ह्यूमिफिकेशन हो रहा होगा, ह्यूमिफिकेशन का मतलब है भैया कि ह्यूमिफिकेशन का मतलब क्या है कि जब जैसे जो पत्ते हैं, जो पत्ते जो सड़ गए थे, जो पत्ते हैं वो क्या कहते हैं ह्यूमस में कन्वर्ट हो रहे होंगे तो उसे ही हम बोलते थे ह्यूमिफिकेशन। तो ये ह्यूमिफिकेशन जो ये डेड ऑर्गेनिक मैटर है जब वो ह्यूमस में कन्वर्ट हो रहे होंगे, ह्यूमिफिकेशन का मतलब होता है, ह्यूमिफिकेशन का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ, कन्वर्जन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इनटू ह्यूमस। अब देखो इस टाइम में क्या होता है, इस टाइम पे कुछ एसिड बनते हैं। वो एसिड्स किस में सहायता करते हैं, जो पेरेंट मटेरियल में बहुत सारे क्या कहते हैं कि
वो रहते हैं। पेरेंट मटेरियल में बहुत सारे मिनरल्स रहते हैं। उन मिनरल्स को निकालने में एसिड ये सहायता करते हैं। उन मिनरल्स को डिकम्पोज करने में ये एसिड से सहायता करते हैं जो ह्यूमिफिकेशन के दौरान बनते हैं। इंटेंसिटी ऑफ बैक्टीरियल एक्टिविटी, सोच कितना बैक्टीरियल एक्टिविटी हो, वो दिखाता है कि सॉइल्स कोल्ड एरिया के हैं या वार्म एरिया। ठीक है, जितना ज्यादा बैक्टीरियल एक्टिविटी होगा, ह्यूमस अकुमुलेट्स इन कोल्ड क्लाइमेट। कोल्ड क्लाइमेट में ह्यूमस एक्टिव अकुमुलेट होता है, जमा होता जाता है। बैक्टीरियल ग्रोथ इज स्लो। तो ध्यान में रखना, कोल्ड क्लाइमेट में ह्यूमस तो ज्यादा होता है, बट बैक्टीरियल ग्रोथ क्या होता है, स्लो होता है। विथ undecomposed organic matter because of low bacterial activity, layers of peat develop in some arctic and tundra climate। देखो, आर्कटिक और टुंड्रा क्लाइमेट में बैक्टीरियल एक्टिविटी कम होती है। आर्कटिक एंड टुंड्रा क्लाइमेट में बैक्टीरियल एक्टिविटी कम होती है, तो इस वजह से वहां पे क्या होता है कि पीट डेवलप हो जाते हैं। वहां पे क्या होता है, पीट डेवलप हो जाते हैं। पीट का मतलब होता है जो ऑर्गेनिक मैटर में सही से नहीं कन्वर्ट होता है, क्योंकि वहां पे जो ऑर्गेनिक मैटर होंगे, जब बायोलॉजिकल बैक्टीरियल एक्टिविटी कम होगी, वहां वहां पे क्या होगी कि बैक्टीरियल ह्यूमस तो ज्यादा होगा लेकिन बैक्टीरियल एक्टिविटी कम होगी। ठीक है, तो टुंड्रा रीजन मतलब जो क्लाइमेट रीजन टुंड्रा और आर्कटिक रीजन होता है, वहां पे पीट डेवलप हो जाते हैं। ओके, इन ह्यूमिड ट्रॉपिकल एंड इक्वाटोरियल क्लाइमेट, जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, वहां पे बैक्टीरियल ग्रोथ भी ज्यादा होता है। हाँ, बैक्टीरियल ग्रोथ एंड एक्शन इज इंटेंस, डेड वेजिटेशन इज रैपिडली ऑक्सीडाइज, लिविंग वेरी लो ह्यूमस कंटेंट। तो यानी कि इन द सॉइल, तो ध्यान में रख लेना, हाई ह्यूमस कंटेंट कहाँ पे है। हाई ह्यूमस कंटेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ, हाई ह्यूमस कंटेंट ये कहाँ पे है, टुंड्रा रीजन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लो बैक्टीरियल एक्टिविटी, यहाँ पे बैक्टीरिया कम होगा। टुंड्रा एंड आर्कटिक रीजन, ओके, टुंड्रा एंड आर्कटिक रीजन में ये होता है। यहाँ पे बैक्टीरियल एक्टिविटी क्या होती है, बहुत कम होती है। अब ये हो गया। अब लो ह्यूमस कंटेंट कहाँ पे होता है, लो ह्यूमस कंटेंट ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल जहाँ पे बारिश वारिश अच्छा होती है, ट्रॉपिकल रीजन। यहाँ पे ऐसा क्या होता है, यहाँ पे बैक्टीरियल एक्टिविटी ज्यादा होती है, बैक्टीरियल एक्टिविटी ज्यादा होती है, यहाँ पे बैक्टीरियल एक्टिविटी ज्यादा। यहाँ पे बैक्टीरियल एक्टिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, देखो, वेरी लो ह्यूमस कंटेंट इन द सॉइल, क्योंकि यहाँ पे बैक्टीरियल एक्टिविटी ज्यादा होती है, यहाँ पे बड़े आसानी से क्या कहते हैं कि हाँ ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। फर्दर बैक्टीरिया एंड अदर सॉइल ऑर्गेनिज्म टेक गैसियस नाइट्रोजन, एयर से ये नाइट्रोजन लेते हैं और उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट्स वगैरह में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि हम पेड़ यूज कर सकें। ध्यान में रख लो, पेपर में पूछा जाता है कि देखो, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% है, तो उस नाइट्रोजन को डायरेक्टली कौन नहीं यूज कर सकता, पेड़ पौधे उस नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं यूज कर, पेड़ पौधे उस नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में। तो फिर क्या होता है, तो फिर क्या होता है कि तो फिर क्या होता है कि वहां पे जो पेड़ पौधे हैं, जो जो पेड़ पौधे हैं, जो बैक्टीरिया है, वो पहले एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। तब उसके बाद में क्या कहते हैं कि प्लांट उसको यूज कर पाता है। ठीक है, तो देखो, फर्दर बैक्टीरिया एंड अदर सॉइल ऑर्गेनिज्म टेक गैसियस नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, वो एयर से लेते हैं और उनको केमिकल फॉर्म में यूज, जिसको उस केमिकल फॉर्म में यूज कर देते हैं जिसको प्लांट्स यूज कर सकें। क्या मैं बता रहा हूँ वो समझ, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी यूज्ड बाय बैक्टीरिया डायरेक्टली। डायरेक्टली ये बैक्टीरिया के द्वारा नहीं यूज किया जा सकता। फिर क्या करना पड़ेगा, ये जो बैक्टीरिया होगी, फिर बैक्टीरिया और हम्म ये बैक्टीरिया
और अदर सॉइल ऑर्गेनिजम्स convert atmospheric nitrogens into nitrate and nitrites. नाइट्रेट और नाइट्राइट्स में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसे नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। जो बैक्टीरिया एंड अदर सॉइल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये जो गैसियस नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में पड़ा होता है उसको एयर से लेते हैं और इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? जिस उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जिसको प्लांट यूज कर सके। उस फॉर्म का नाम है नाइट्रेट या नाइट्रेट। दिस इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। राइजोबियम एक ऐसा बैक्टीरिया है जो नोड्यूल्स रूट नोड्यूल्स में रहते हैं, मतलब कि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स में रहते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट्स में ऐसे देखो गांठ वैसे हो रहती है, इन्हीं ग्लांट्स में ये क्या कहते हैं कि राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है, वो हेल्प करते हैं। ठीक है, तो वो नाइट्रोजन को क्या कहते हैं कि बड़े आसानी से कन्वर्ट करने में सहायता करते हैं, बड़े आसानी से उसको कन्वर्ट कर देते हैं ताकि क्या कहते हैं कि पेड़ पौधे उसका यूज कर सके, उसका पेड़ पौधे यूज कर सके। द इन्फ्लुएंस ऑफ लार्ज एनिमल्स लाइक ants, termites, earthworms, rodents is mechanical but nevertheless important for soil formation। ये जो आंट्स वगैरह हैं ये सब जो है ना इनका सॉइल फॉर्मेशन में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये ये तो क्या कहते हैं मैकेनिकल है, मैकेनिकल द इन्फ्लुएंस ऑफ द लार्ज, ये सब क्या कहते हैं कि मैकेनिकल है लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एज rework of the soil up and down in case of earthworms as the feed on soil, the texture and chemistry of the soil that comes out of every year body changes। तो यानी कि कुल मिलाकर के सॉइल में जो ये इनका काम होता है, क्या नाम है, चूहों वूहों की वजह से तो कुछ होता नहीं है, ये चींटियों की वजह से कुछ होता नहीं है, लेकिन इनकी वजह से होता है, अर्थवार्म की वजह से। हाँ, दे फीड ऑन सॉइल, ये सॉइल पे ही खाते हैं, सॉइल को ही खाते हैं। टेक्सचर एंड केमिस्ट्री ऑफ सॉइल चेंज हो जाता है। ठीक है, अब अगला आता है टाइम। सबसे लास्ट पॉइंट जो है टाइम। टाइम भी क्या कहते हैं कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो सॉइल फॉर्मेशन में इंपोर्ट या सॉइल फॉर्मेशन में सहायता करता है। क्या है उसका नाम है टाइम। टाइम कैसे सहायता करता है? टाइम इज थर्ड इंपॉर्टेंट कंट्रोलिंग फैक्टर ऑफ इन द सॉइल फॉर्मेशन। द लेंथ ऑफ टाइम द सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस ऑपरेट डिटरमाइंस मेच्योरेशन ऑफ सॉइल। कितना टाइम में सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है, हाँ ठीक है, कितना सॉइल फॉर्मेशन में टाइम लगा हुआ है, किस प्रोसेस में कितना टाइम लगा है, वो और प्रोफाइल डेवलपमेंट में कितना टाइम लगा है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अ सॉइल बिकम्स मेच्योर व्हेन ऑल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस एक्ट फॉर सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम डेवलपिंग अ प्रोफाइल। मतलब उस प्रोफाइल को डेवलप करने में जो जो प्रोसेस थी, जो जो प्रोसेस लगनी थी, वो सारी की सारी प्रोसेसेस क्या कहते हैं कि कंप्लीटली हो जाएंगी, तो उसे क्या कहते हैं कि वो मेच्योर सॉइल हो जाती है। Soils developing from the recently deposited alluvium या glacial till are considered young। जो अभी जस्ट जस्ट बनना शुरू हुई है उन्हें यंग सॉइल बोला जाता है। दे एग्जिबिट नो हॉरिजॉन्स और पुअरली डेवलप्ड हॉरिजॉन। जो यंग सॉइल होंगी उसमें क्या कहते हैं कि ज्यादा मतलब कि हॉरिजॉन नहीं होंगे, ज्यादा लेयरिंग नहीं होगी। नो स्पेसिफिक लेंथ ऑफ टाइम इन एब्सोल्यूट terms can be fixed for soils to develop and the nature। मतलब कोई स्पेसिफिक लेंथ ऑफ टाइम नहीं है कि कब वो मेच्योर होगा कब नहीं होगा। ठीक है, तो इतनी बातें हमने पढ़ लिया, ये 5 फैक्टर्स थे। अब आप ये क्वेश्चंस करना, आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर तब भी नहीं समझ में आती हैं तो आप क्या कहते हैं कि कमेंट में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको एकदम अच्छे से सारी चीजें समझ में आई।